Hello friends, welcome to my channel Anupam Pharmacy. Today I will discuss about the NMR spectroscopy. तो मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने NMR के इंट्रोडक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में बात की थी। अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच गया है NMR का, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी और कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे एनएमआर में हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटेशन में कि दो लार्ज मैग्नेट के बीच में हम सैंपल रखते हैं। तो सैंपल में प्रेजेंट जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल स्पिन करते रहते हैं और स्पिन करने की वजह से वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, ये मैंने बताया था। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दो लार्ज मैग्नेट के बीच में रखा जाएगा तो वो खुद को या तो लार्ज मैग्नेट के मतलब डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दो लार्ज मैग्नेट मैंने रखा है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। यहाँ पर मान लीजिए सपोज कोई सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम चार्ज पार्टिकल होता है, स्पिन करता है, इसलिए वो जस्ट लाइक ए स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा कि खुद को वो मैग्नेट के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ये मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो डाउन नीचे की तरफ है, तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, खुद को इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। इस स्टेट को हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, इसे हम लो एनर्जी लेवल भी बोलेंगे। दूसरी कंडीशन, कुछ हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे कि खुद को लार्ज मैग्नेट के डायरेक्शन में अलाइन ना करके उसके अपोजिट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट, या उसे हम बोलेंगे हाई एनर्जी स्टेट। जैसे इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर जो कुछ हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे कि लार्ज मैग्नेट की डायरेक्शन में अलाइन ना करके, लार्ज मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में खुद को अलाइन ना करके ये क्या करेंगे कि मैग्नेट के जस्ट अपोजिट खुद को अलाइन कर लेंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। ये तो थी हाइड्रोजन एटम की बात। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जैसे CH4 या C2H5, या सपोज ये भी एक कंपाउंड मैंने लिया, अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो इस कंपाउंड में क्या होगा कि जैसे देखिए, ये अगर हाइड्रोजन एटम है, मान लीजिए ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये अकेला नहीं है, इसके साथ ये एक एटम जुड़ा हुआ है। तो इस एटम के जुड़ने की वजह से ये जो हाइड्रोजन एटम है वो फ्री नहीं है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो इस तरह के जो हाइड्रोजन एटम है वो जब अपनी लार्ज मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो सील्डेड है, वो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको मैग्नेट की डायरेक्शन में बहुत ज्यादा अलाइन नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होंगे। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, जबकि यहाँ पर जो ये CH2 है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है तो क्लाउड कम होगा एज कम्पेयर टू दिस CH3। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अगर कम होगा तो ये इस तरह के जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो खुद को अपनी लार्ज मैग्नेट की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। अब हम लार्ज मैग्नेट के बीच में रखे हुए सैंपल में जब हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने बताया है कि दो लार्ज मैग्नेट के बीच में सैंपल होगा। सैंपल पे जब हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो जो इस टाइप के हाइड्रोजन एटम हैं उनको हाई एनर्जी स्टेट में आने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कम एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ही कर्व कंप्लीट करके खुद को हाई एनर्जी स्टेट में ला सकते हैं। जबकि इस कंडीशन में क्या है, देखिए इसमें हाइड्रोजन एटम को पूरा हाई एनर्जी स्टेट में आने के लिए पूरा कर्व कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए इसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा E = H न्यू से प्रेजेंट करते हैं। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है और H जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट, इससे हम एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको हाई एनर्जी स्टेट में आने के लिए कम रेडियो वेव्स की जरूरत होगी, कम एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि इसे थोड़ा सा ही कर्व कंप्लीट करके खुद को मैग्नेट के अपोजिट अलाइन करना है। जबकि इस कंडीशन में देखिए, ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके हाई एनर्जी स्टेट में आएगा, इसलिए इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो जिस कंपाउंड को कम एनर्जी की जरूरत होती है उसकी पीक्स जल्दी आती है
और जिस कंपाउंड को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उसकी पीक्स बाद में आती है। मैंने ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में देखिए। अब मैं कुछ टर्म्स की बात कर लेती हूँ जो एनएमआर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट में है अप फील्ड और डाउन फील्ड। अप फील्ड मतलब जिनकी पीक्स पहले आएगी उसे हम बोलेंगे अप फील्ड, मतलब ये जो पीक्स आ रही है वो अप फील्ड है, और ये जो पीक्स आ रही हैं जो पीक्स बाद में आएंगी उसे हम बोलेंगे डाउन फील्ड। अब डाउन फील्ड जो पीक्स होंगी वो होंगी डीशील्डेड, और जो अप फील्ड होंगी वो होंगी शील्डेड हाइड्रोजन एटम की। तो ये था हमारा केमिकल शिफ्ट। सेकेंड टर्म से हमारे स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग को हम n+1 रूल से समझते हैं। तो n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन एटम। मतलब अगर मान लीजिए स्प्लिटिंग अगर हमें इस कंपाउंड की निकालनी है, CH3 की अगर हमें स्प्लिटिंग निकालनी है, तो n+1 के रूल्स के अकॉर्डिंग n मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन, तो इसका जो नेबरिंग हाइड्रोजन एटम है ये है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम है, देखिए n+1 से निकाल लेंगे हम इसे। n मतलब नेबरिंग हाइड्रोजन एटम, इस कंपाउंड का हम अगर निकाल रहे हैं, मान लीजिए CH3 का अगर हम निकाल रहे हैं तो n+1 CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है इसका नेबर हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ पर क्या है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2+1 = 3। मतलब इस CH3 की जो यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है इसकी कितनी पीक्स आ रही है अपने पास, 3। तो मतलब ये जो पीक आ रही है ये पीक इसकी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ CH2 का देखें तो CH2 में n+1 रूल अगर आप लगाइए तो इसका जो नेबरिंग हाइड्रोजन है वो ये है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हो जाएगा 3+1 = 4। मतलब ये जो 4 पीक आ रही है, 4 जो पीक आ रही है वो इसकी आ रही है, ये है स्प्लिटिंग। थर्ड है हमारा पीक इंटीग्रेशन। पीक इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन एटम सेम एनवायरनमेंट फेस करते हैं उनकी पीक्स इंटीग्रेटेड होके आती है, मतलब उनकी एक साथ ही आती है पीक, इंटीग्रेटेड पीक हमें मिलती है, तो वो है इसको हम पीक इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल अगर ले लूँ, मान लीजिए ये एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये वाले हाइड्रोजन एटम है ये सेम एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं। देखिए आप, ये जो हाइड्रोजन एटम है सेम एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, इसलिए इनकी पीक इंटीग्रेटेड आएगी, और इस हाइड्रोजन एटम की जो है तो पीक अलग आएगी क्योंकि ये डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। तो ये था हमारा पीक इंटीग्रेशन। सेम एनवायरनमेंट वाले जो हाइड्रोजन एटम हैं उनकी इंटीग्रेटेड पीक आती है, मतलब उनकी एक ही पीक आएगी। इस तरह से पीक आती है तो कंप्यूटर जो हमारा है वो इस एरिया को कैलकुलेट करता है, इस एरिया को कैलकुलेट करके ये बताएगा कि यहाँ इस पे कितने हाइड्रोजन एटम हैं। और इस तरह से हमारा हम मतलब ग्राफ के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे सैंपल में हमारा सैंपल क्या है, कौन सा कंपाउंड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।